तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल प्रभाज भी आप इसे बोल सकते हो। अगर आपने 11th क्लास में मोल अंश नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, तो यहाँ पर सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है मोल अंश। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आपको ऐसे दिख रहा होगा क्योंकि ये लाइट के कारण हो रहा है, जेल पेन से लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, देखो अभी अच्छा दिखा होगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोल अंश को। देखो मोल अंश क्या होता है कि जब हम विलियन बनाते हैं जब हम विलियन बनाते हैं ना, जैसे मान लो इसमें अपन विलियन बना रहे हैं। विलियन में जैसे अपने एक मोल डाला किसी का, माना ए, अपने डाला एक ए विलय और एक डाला बी विलय। ठीक है, विलय विलय कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे हम द्विअंगी विलयन के लिए बना रहे अपन, ये है ना, किसके लिए? द्विअंगी विलयन के लिए, द्विअंगी विलयन के लिए। ठीक है, द्विअंगी विलयन के लिए बना रहे हैं। तो इसमें एन, ये जो ए है, तो ए का मोल कितना होगा इसमें विलयन में? ए का मोल जो होगा वो होगा, ए का मोल होगा एन ऑफ ए। कितने डाले मोल डाले अपन को नहीं पता। और बी का जो मोल होगा वो होगा, बी का मोल जो होगा एन ऑफ बी। ठीक है, बी का मोल क्या होगा? एन ऑफ बी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें जो अपन ने ए के जो मोल डाले हैं कितने हैं, तो वो अंश में कितने मोल हो गए कि ए का मोल अंश कितना कितना परसेंटेज है, क्या है, कितना है इसमें, कितना अंश है मोल का विलयन में। तो ये अब हम देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि ए का मोल अंश मान लो कि एक्स ए है ना, तो एक्स ए होगा, तो कितना मोल हुआ होगा, तो वो अपन लिखेंगे कि जब हमने वो विलयन का फॉर्मूला बनाया था, विलय तो क्या बनाया था? विलय का द्रव्यमान पॉइंट विलयन का द्रव्यमान, तो विलय होता था तो उसमें क्या होगा? एक्स ए का मोल अंश देख रहे तो एन ऑफ ए, और टोटल विलयन कितना है तो एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब बी का मोल अंश देखेंगे तो यही सेम टू सेम प्रोसेस। बी का मोल अंश एक्स बी बराबर क्या होगा? एक्स बी बराबर एन ऑफ बी की एन ऑफ बी के मोल अपॉन मिलियन, है ना। ठीक है, मोल अंश ऐसे निकालें। अब जब हम इन दोनों को काउंट करेंगे तो इसका आंसर निकालेंगे क्या होगा, है ना। तो देखते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी करते हैं कि क्या निकलता है इससे। अपने पास यही एक वैल्यू, इनकी वैल्यू है, तो एन ऑफ ए, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, प्लस एन ऑफ बी बराबर अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब क्या होगा यहाँ से कि यहाँ से एन ए प्लस एन बी जो है एलसीएम आ जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। जब इसका भाग इसमें देंगे तो ये तो कट, इसका भाग इसमें देंगे तो एन ए से एन ए तो कट जाएगा और एन ऑफ ए बच जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एन ऑफ ए एन ऑफ बी आ जाएगा। कैसे आएगा? अभी आप देखोगे कि इसका भाग जब इसमें दिया आपने तो कितनी बार गया? एक को गुणा करेंगे एन ऑफ ए से एक, फिर इसका भाग इससे गया, पूरा कट गया तो कितना बचा? एक को एन ने बी से गुणा किया तो क्या आया? सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, ये किसका मान आ रहा है? ये इसका मान आ रहा है एक्स ए प्लस एक्स बी। मोल अंश आ रहा है कि किसका कितना मोल अंश निकलेगा? एक्स बी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये इससे तो ये तो पूरा कट गया, तो एक्स ए प्लस एक्स बी का जो मान आया अपने पास वो आया ए। मतलब आप कितने भी मोल डालो, उसकी मोल अंश का जो मान मिलेगा हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, चाहे वो द्विअंगी विलयन हो चाहे वो त्रिअंगी विलयन हो। अब त्रिअंगी विलयन के देख लो, उसमें क्या होगा आपके लिए? त्रिअंगी विलयन में देखो, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन में क्या होगा? उसका मान भी एक ही आएगा। ठीक है, कैसे वो मैंने भी निकालते अपन। देखो क्या करेंगे भाई, ए का मोल बी का मोल और सी का मोल। ठीक है, क्या है?
इसका है एन ऑफ ए, इसका एन ऑफ बी, इसका एन ऑफ सी, ठीक है। अब मोल अंश निकालेंगे, एक का मोल अंश एक बार लगा देता हूँ, उसके बाद नहीं लिखूँगा, ठीक है। होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, क्योंकि त्रिअंगी विलयन के लिए बी का जो मोल अंश निकलेगा वो क्या निकलेगा, बी का जो मोल अंश यहाँ पे होगा एक्स ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, और सी का जो मोल अंश निकलेगा वो होगा एक्स सी बराबर एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ये ठीक है। आई होप आपको दिखा होगा। अब क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे कि मोल अंश क्या निकलेगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का मान क्या निकलता है, तो भाई ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस बी के लिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ सी के लिए तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अभी इस तीनों में से ये कॉमन आ रहा कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ये कॉमन आ गया। जब इस पूरे का भाग इस पूरे में देंगे तो एक बचेगा और एक को इससे भाग देंगे तो एन ऑफ ए। जब इस प्लस इसका भाग इसमें देंगे, ये आर एन प्लस इसलिए प्लस, इसका भाग पूरे इसमें देंगे तो पूरा कटेगा, एक बचेगा, उसको एक को एन एफ बी से गुणा करें तो एन ऑफ बी आएगा। फिर इसका भाग देंगे, पूरा कटेगा तो एन ऑफ सी से वन टाइम गुणा करेंगे तो एन ऑफ सी आएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का जो मान चल रहा है, अब इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एन एक्स ऑफ ए एक्स ऑफ बी एक्स ऑफ सी, इनका मान आया एक। तो आप देख सकते हैं कि कितने भी मोल लेते हैं अपन, कितने भी विलय या पदार्थ के मोल अंश में से उसका मान एक आएगा, ये देखो, ठीक है। ये कट कुट के मोल यहाँ पे भी त्रिअंगी विलयन के लिए भी आया और यहाँ पे द्विअंगी विलयन के भी लिए ये आया, ठीक है। और मोल अंश के फॉर्म में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में और हेल्प भी होती है डेरिवेशन में, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन भी देख लेते कुछ। मैंने आपके लिए जो ये एक क्वेश्चन लिख दिया, TRQ जो है मोल अंश से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें ये क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 से होकर 3NH3 बन रहा है, ठीक है, कि साम्य अवस्था पर N2 गैस तथा NH3 गैस के मोल अंश क्रम से 0.2 और 0.5 है। साम्य अवस्था पर H2G गैस का मोल अंश क्या होगा, मतलब N2 का मान जो दे रखा अपने मोल अंश में 0.2 है क्रम से, मतलब वही होता है, और NH3 अमोनिया का मान दे रखा अपने 0.5। तो H2G का जो है अपन को मोल अंश कैलकुलेट करना, तो आपको पता होगा कि कितने भी मोल हो, मोल की संख्या हो, उनका मोल अंश जो होता है हमेशा एक आता है, ठीक है। अपन ने द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन दोनों के लिए निकाल के देख लिया था। तो शुरू करते हैं अपन कि एक मिनट है ना, हल अपन को क्या दिया है कि जो N2G गैस है, फिर लिख लेते हैं H2G गैस और NH3 गैस, इसके लिए हमें दे रखा है 0.2, इसके लिए हमें निकालना है, और इसके लिए दे रखा है हमें 0.5, ठीक है। अब आपको पता है कि XN2 प्लस XH2 प्लस XN3 H3 है ना, इसका मान अपन को पता है 1 होता है मोल अंश से, ठीक है, 1 होता है। तो इसका मान कितना दे रखा है 0.2, इसका भाई पता नहीं हमें कितना है, प्लस इसका मान 0.5 बराबर 1, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 0.7 XH2 प्लस 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट 5 में 2 जोड़ेंगे 7 बराबर 1, XH2 बराबर 1, इस 0.7 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.7। अब इसमें तो देखो
एक होता है वो 10 डिजिट से पूरा होता है ना, तो 7 कितने से बाकी है, 3 से बाकी है, तो 10 में से 7 गया तो मतलब एक ये इसको पूरा 8 बनने में कितना लगेगा कि तो 1.10 होगा तब ये 8 कहलाएगा, लेकिन ये 0.7 है तो 1 में से 0.7 जाएगा तो बचेगा 3, 0.3 बचेगा ना, तो XH2 का मान जो आएगा 0.3 मोलन्स ये आएगा ना, मोलन्स आएगा इसका। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे सिंपल सवाल आते हैं एक बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये अभी चल रहे हैं जो सांद्रता के पद ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो नॉर्मलता पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी, और उसके बाद में पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।